नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। चीन में तेजी से फैल रहे रहस्यमयी निमोनिया ने दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मामले को गंभीरता से देखते हुए WHO के साथ साथ भारत भी अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर राज्यों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि देश में, राज्यों में इसे लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। वहीं आखिर चीन में फैले निमोनिया को रहस्यमयी क्यों कहा जा रहा है? ये क्या कुछ अलग है, कुछ नई बीमारी है, या ये पुराना ही एक तरह की बीमारी है जो वापस से उठा रही है? विस्तार से सारे कंफ्यूजन करेंगे दूर। पहले ये रिपोर्ट। रहस्यमयी निमोनिया का खतरा चीन में है, लेकिन चिंता में दुनिया भर के देश हैं। ये चिंता जायज भी है। चीन से निकले कोविड-19 के प्रकोप को कैसे भूला जा सकता है? कोरोना ने दुनिया भर में लॉकडाउन की स्थिति पैदा कर दी थी, लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। ऐसे में इस बार चीन के फैले रहस्यमयी निमोनिया को लेकर सभी देश अलर्ट मोड में हैं। भारत ने भी इससे जुड़ी किसी भी आशंका से निपटने के लिए राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। राज्य भी किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चीन में कोरोना की महामारी के बाद निमोनिया का ये नया वायरस बच्चों के लिए गंभीर खतरा बन गया है। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये रहस्यमयी निमोनिया वायरस कौन सी बला है। चीन के डॉक्टरों का कहना है कि ये एक नया वायरस है। ये वायरस बच्चों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। ये ज्यादा घातक है और इस नए वायरस को लेकर रिसर्च जारी है। इस रहस्यमयी निमोनिया वायरस से जूझ रहे बच्चों में कुछ खास लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इसकी चपेट में आए बच्चों को सूखी खांसी, तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन की गंभीर समस्या देखने को मिल रही है। इसलिए इसे रहस्यमयी निमोनिया कहा जा रहा है। जबकि सामान्य निमोनिया में बच्चों को बलगम के साथ खांसी की शिकायत होती है और तेज बुखार के साथ फेफड़ों में सूजन रहती है। इसे लेकर WHO भी अलर्ट मोड में है और उसने चीन से इस रहस्यमयी बीमारी की पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही WHO ने सभी देशों के लिए एक गाइडलाइन भी जारी की है, जिसे देखते हुए सभी देशों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। भारत की बात करें तो दक्षिण के राज्यों में खासकर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि विदेश में रहने वालों में इन राज्यों की भागीदारी ज्यादा है। ऐसे में इन राज्यों में जरूरी दवाओं के साथ अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने अधिकारियों से चीन के बॉर्डर से सटे 3 जिलों चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ पर विशेष ध्यान देने को कहा है। फिलहाल तो महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली समेत सभी राज्यों के अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। भारत में रहस्यमयी निमोनिया के किसी मरीज के मिलने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इसके बावजूद सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, नेशनल प्रेसिडेंट है IMA के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अग्रवाल, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर संजय राय हैं, प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन में, एम्स में, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राय आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ डॉक्टर जागृति संघवी, सीनियर पीडियाट्रिशियन है, नानावटी मैक्स हॉस्पिटल में, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संघवी आपका भी हमारी चर्चा में। मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अग्रवाल आपसे करना चाहूँगा। सर, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, क्या इनपुट्स आप तक के पास अब तक आए हैं? 21 नवंबर को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था नॉर्दर्न चाइना में, ये वहाँ की मीडिया और प्रोमेड ने इसको किया था, और तब से लेकर तरह तरह की बातें तो हो रही हैं, लेकिन क्लैरिटी कुछ खास नहीं मिल पा रही है। इसके नाम के आगे अभी भी रहस्यमयी लगाना पड़ रहा है। तो सर, कुछ आप लोग क्लैरिटी अगर दे पाएं। WHO की भी रिसेंटली एक मीटिंग हुई है और उसमें भी इस पे चर्चा हुई थी। ये अभी इसमें ऐसा कोई नहीं निकल के आया है कि ये कोई नया वायरस है। दिस इज नॉट अ नोबल वायरस। प्री एग्जिस्टिंग जो वायरस हैं ऑलरेडी वही वायरस है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मॉर्टेलिटी ज्यादा नहीं है इसके अंदर। कोई भी इंफेक्शन जब बहुत तेजी से फैलता है तो उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन उसी के साथ साथ उसकी मॉर्टेलिटी कम होती जाती है, सीवियरिटी ऑफ डिसीज कम होती जाती है। और हमारे इंडिया के अंदर एंटीबायोटिक टाइटर बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो हमें कोई इस तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हम लोग तैयार हैं, हॉस्पिटल्स तैयार हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, जो कि अभी तक तो ऐसा कुछ इंडिया में ऐसा आया नहीं है, और अगर होता भी है तो हम लोगों को आफ्टर कोविड ये पता है कि हमें 2-3 चीजें ही करनी है। अगर कोई हमें जुकाम खांसी के लक्षण है, जो हम कोविड में करते थे, वही नॉर्मल नॉर्म हमें फॉलो करना है। डिस्टेंस मेंटेन करना है, भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाना है,
हाथ धोना है, यही सब चीजें हमें करना है और मास्क लगाना है। तो इसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इंडिया बिल्कुल प्रिपेयर है अगर इंडिया में ऐसा कुछ आता है, और ये कोई नया वायरस नहीं लग रहा है, ये वही जो प्री एग्जिस्टिंग ऑलरेडी वायरस है उन्हीं का ही कुछ लग रहा है। और इसमें ऐसा कहीं से भी अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि जिस पे लेके हमें कोई बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत है या परेशान होने की जरूरत है। ऑल राइट सर, तो ये सबसे पहले बात कि पैनिक या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अलर्ट तो जरूर रहना है, और ये तो कोविड ने हमें भली भांति सिखाया है कि अब भविष्य में हमें इस तरह की चुनौतियों से हमेशा अलर्ट मोड पर रहना होगा। डॉक्टर राय, आपकी नज़र में थोड़ा सा इसका किस तरह का स्वरूप हो सकता है, क्योंकि इसे कहा यह भी जा रहा है कि चाइना में जो रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया उसके बाद से ये सर्कुलेशन ऑफ न्यू पैथोजेंस जैसे कि इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, बहुत सारे आरएसवी, सार्स-CoV-2, इन सब का एक इम्पैक्ट बताया जा रहा है इसके पीछे। आप लोगों की रिसर्च सर क्या कह रही है, एग्जैक्टली ये क्या है? देखिए, अगर चाइना की रिपोर्ट पे विश्वास करूं, क्योंकि अभी तक जो भी हमारे सामने है उसी पे कोई भी कमेंट्स किया जा सकता है, चाहे WHO की रिपोर्ट हो या चाइना की हेल्थ अथॉरिटी ने भी जो है जब 13 नवंबर को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में बताया, उस बेसिस पे पहली बात तो मैं डॉक्टर शरद अग्रवाल से पूरी तरह सहमत हूं कि जो अभी तक एविडेंस है वो इंडिकेट नहीं करते कि कोई नया वायरस या बैक्टीरिया आ गया है। जो चाइना ने या WHO ने रिपोर्ट शेयर की हुई है कि वह जो एग्जिस्टिंग जो वायरस और बैक्टीरिया है, एग्जिस्टिंग वायरस में इन्फ्लुएंजा वायरस है, हमारा RSV है, रिस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, और उसके बाद जो है कोविड का, ये 3 वायरस है, और एक बैक्टीरियल जो है माइकोप्लाज्मा जो है निमोनिया होता है, और ये रूटीन होता रहता है। जब भी सीजन चेंज होते हैं इनके लिए फेवरेबल सीजन होता है, इस समय कोल्ड जब सीजन आता है उस समय ये होता रहता है, पूरी दुनिया में हो रहा है होता है। यूएस में देखिए तो ये निमोनिया करता है, माइकोप्लाज्मा जो है सबसे ज्यादा निमोनिया अगर बच्चों में होता है तो इसका होता है। ये नहीं कि जिनको हो गया उनको निमोनिया हो ही जाएगा, मेजॉरिटी में माइल्ड होता है, कुछ में एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन कुछ में निमोनिया भी हो जाता है। तो जैसा ये है, चाइना में रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा था, उस रिस्ट्रिक्शन के चलते जो है इम्यूनिटी गैप हो गया। देखिए, ये वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, आल्दो हर साल चेंज होता रहता है, शिफ्ट और ड्रिफ्ट होता रहता है उसमें, इसीलिए हर साल नए वैक्सीन हम देते हैं, बट फिर भी जो पुराना इन्फेक्शन होता है वह सेम वेरिएंट से तो प्रोटेक्शन देता है, क्रॉस प्रोटेक्टिविटी भी मिलती है, मतलब दूसरे वेरिएंट के प्रति भी अच्छी खासी उससे प्रोटेक्शन मिलता है। वह जो है बिल्कुल गैप हो गया, इम्यूनिटी गैप हो गया हमारा, इन्फेक्शन जो है नहीं उतना फैला, तो थोड़े से नंबर ऑफ केसेस जो है पूरी दुनिया में ज्यादा होंगे। इस साल इन्फ्लुएंजा के केसेस अपनी कंट्री में भी ज्यादा हुए, अगर पूरी रिपोर्ट देखें तो जी, तो ये होते हैं। लेकिन जहां तक घबराने की बात है, अब तक की रिपोर्ट की बेसिस पे नहीं कहा जा सकता कि कोई जैसे आपने बताया कि अनसुझी पहेली है या अननोन वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, जी नहीं, अभी तक जो भी रिपोर्ट है ये बिल्कुल नोन है, कोई अननोन बीमारी नहीं है, बहुत सालों से है, इसके प्रति हमें मैनेजमेंट गाइडलाइंस हमारे पास है कि अगर निमोनिया हो जाए तो हमें क्या करना है। सब में एंटीबायोटिक भी देने की जरूरत नहीं है, इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूजुअली हम एंटीबायोटिक देते हैं, इवन माइकोप्लाज्मा को हम माइल्ड मानते हैं, सब में नहीं है। जिनमें निमोनिया हो गया उनमें भी ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, बट मेजॉरिटी में निमोनिया होने के बाद एंटीबायोटिक शुरू की जाती है। तो स्टैंडर्ड गाइडलाइन से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक का कोई भी रिपोर्ट ये नहीं कहता है कि नया आ गया और घबराने की जरूरत है। हाँ, तैयारी करना अच्छी बात है, सरकार ने प्रोएक्टिव होके निपटने के लिए, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार रहने चाहिए हमेशा, क्योंकि अगर कहीं चाइना कुछ छुपा रहा है, कोई नई बीमारी आ गई तो हमें नहीं गंवाना होगा, तैयारी नहीं थी हमारी, तो इसलिए तैयार रहना अच्छी बात है। लेकिन अभी तक जो WHO की रिपोर्ट है और ये संतोषजनक है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली, हालांकि WHO ने अभी भी और चाइना से एपिडेमियोलॉजिक और क्लिनिकल इंफॉर्मेशन मांगी है ताकि इसके बारे में और जानकारी जुटाई जा सके, लेकिन फिलहाल घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं, लेकिन अलर्ट रहना अच्छी बात। डॉक्टर सांघवी, बच्चों को लेकर क्योंकि खासतौर से इस पर चिंता जाहिर की जा रही है, ऐसे में आप लोगों के ऑब्जर्वेशंस क्या हैं अब तक, और अब आप क्या सलाह देंगे पेरेंट्स को, किस तरह से ख्याल रखा जाए? बच्चों में ये बीमारियां, कोई भी वायरल बीमारी अगर देखी जाए तो बच्चों में रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन और छोटे बच्चे जो है
वो इम्यूनिटी स्पेक्ट्रम के लोअर साइड पे रहते हैं, मतलब उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो कम रहती है, इसलिए उनमें बीमारियां भी हो सकती है और बीमारी होने के बाद उसका खतरा या कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क ज्यादा रहते हैं। हालांकि जैसे डॉक्टर राय और डॉक्टर अग्रवाल दोनों ने बताया, इसमें ज्यादा बहुत बड़ी बीमारी जैसे नहीं। इनफैक्ट अभी ये ठंडी का मौसम चलते हुए हम देख रहे हैं कि काफी सारे इन्फ्लुएंजा आरएसवी के केसेस हमारे यहाँ भी दिख रहे हैं, जिसमें फीवर मतलब तेज बुखार, खांसी, चाहे सूखी हो चाहे बलगम वाली खांसी हो, हम देख रहे हैं। और उसी के जाते कुछ बच्चों में सांस जो है वो ज्यादा चलती है। तो कोई भी बीमारी है उसके लिए हम कारण देखते हैं, फिर लक्षण देखते हैं। तो लक्षण में ये चीजें हैं। इसके साथ साथ जब वायरल बीमारी रहती है तो वो पूरे बदन पे उसका संक्रमण हो सकता है और उसकी वजह से आपको उल्टियां, कभी कभी दस्त हो सकते हैं। और ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो तीसरी चीज जो हम देखते हैं कि खतरा क्या हो सकता है, जानलेवा कुछ हो सकता है क्या, तो शरीर में से पानी कम हो जाना या डिहाइड्रेशन हो जाना या फिर न्यूमोनिया हो जाना या फिर दिमाग में बुखार चल जाना, ये सब चीजें जो है वो सिवियरिटी अपने को दिखाती है। तो अभी चौथी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है बचाव, जैसे आपने मुझे पूछा। तो बचाव के लिए एक तो घर पे पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी कोई भी टाइप की बीमारी जो है, जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जिसका संक्रमण या ट्रांसमिसिबिलिटी होते हैं, उससे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो जैसे हमने कोविड में किया SMS, दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, जब भी बच्चे को सर्दी खांसी हो या दूसरे बच्चों को अगर स्कूल में सर्दी खांसी हो तो उनसे, अगर खुद के बच्चे को सर्दी खांसी बुखार है तो मत भेजिए उनको स्कूल में। और तीसरी चीज है हाथ अच्छे से धोना, क्योंकि इवन ये जो रहस्यमय बीमारी है उसमें कहा जाता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, पानी और डस्ट, तो वहां कहीं हाथ लगने से भी जब हम नाक या मुंह को छूते हैं तो चांस रहता है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फैल सकते हैं। दूसरा जो बचाव जो हम कर सकते हैं कि जब भी बीमार हो अपना बच्चा, फीवर हो, सर्दी खांसी हो, तो घर पे इलाज न करने से बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करिए और निगरानी में कीजिए इलाज, ताकि आपका बच्चा जो है वो कॉम्प्लिकेशन से सुरक्षित रहे। और तीसरा है प्रोटेक्शन जो है वो वैक्सीन से हमें मिल सकता है। जैसे हमने कोरोना की लड़ाई जो है वो इंडिया में कोरोना के वैक्सीन से जीती है, उसी तरह से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है वो बहुत इजीली उपलब्ध है। और वो हम अगर हर साल लेते हैं तो जैसे डॉक्टर राय ने अभी बताया कि हर साल ये जो इन्फ्लुएंजा के वायरसेस है उसमें एंटीजन के चेंजेस होते हैं, जिसे हम एंटीजेनिक ड्रिफ्ट या एंटीजेनिक शिफ्ट बोलते हैं। तो ये जो ड्रिफ्ट वाले चेंजेस है वो इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन में कवर अप होते हैं। हालांकि जब बहुत बड़ा चेंज होता है तब हमारे पास उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं रहती है, पर जब ये छोटे छोटे चेंजेस है तो हमने अगर वैक्सीन लिया हो या लस ली हो तो उससे हमें क्रॉस प्रोटेक्शन, यानी कि इसका प्रोटेक्शन भी हमारे पास पहले से मौजूद है और कुल मिला के इसमें कोई घबराने वाली जैसी कोई बात नजर नहीं आती। मैं फटाफट एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा, क्योंकि जिक्र हुआ है वैक्सीन का, तो क्या सच में इसे वॉकिंग निमोनिया भी कहा जा रहा है, जो मेरा ख्याल है कि माइल्ड केस ऑफ निमोनिया के लिए कहा जाता है आमतौर पर। तो अगर ये वॉकिंग निमोनिया ही है और इसके लिए हमारे पास पहले से वैक्सीन मौजूद है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये सीवियर कैटेगरी में अगर इसके कुछ परसेंट चांसेस भी हैं तो उसके लिए क्या कुछ हमें करना होगा, कुछ नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी या इम्प्रोवाइज करना होगा मौजूदा वैक्सीन को। तो चीन में ये जो बीमारी आई है उसको लेकर अब पूरी दुनिया में अलर्ट है। भारत में भी हर राज्य में अपनी अपनी तैयारियां की जा रही हैं। थोड़ा आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि ये कितना बड़ा या कोई खतरा है या फिर ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, जैसे मैं रॉयटर्स में पढ़ रहा था। डॉक्टर अग्रवाल, ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर क्योंकि 2 साल बच्चे भी और बड़े लोग भी पूरे जबरदस्त कोविड रेस्ट्रिक्शंस पे रहे और अब जाकर उनका एक्सपोजर हुआ है, तो इसलिए ये केसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन एक बात जो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही है सर, वो ये कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पर और कुछ शहरों में तो काफी ज्यादा रिपोर्टेड है। तो अगर ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है तो सर हॉस्पिटल्स में इतनी ज्यादा भीड़ हो जाना, क्या ये भी एक्सपेक्टेड ही माने? देखिए, एक चीज तो आपने बहुत सही पॉइंट आउट करी है कि अभी तक ना वहां पे कुछ महीने पहले तक रेस्ट्रिक्शन थे कोविड वाले, और सडनली उसमें ढील दी गई है तो डेफिनेटली लोग ज्यादा भीड़ वाले इलाके में गए हैं और कोई भी इस तरह का कॉमन कोल्ड या जो आपका रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो फैलते बहुत तेजी से हैं, तो उसकी वजह से ज्यादा तेजी से फैला है। नंबर 1, हॉस्पिटलाइजेशन का एक तरीका आपने भी देखा था कोविड के टाइम पे,
बहुत सारे लोग डर की वजह से, जिनको एक्चुअल में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी नहीं थी, वो लोग हॉस्पिटल जाके एडमिट हो रहे थे। तो एक वो पीछे हो सकता है, बल्कि आप जानते हो चाइना से बहुत ज्यादा रिपोर्ट तो बाहर आती नहीं है, तो वहां एग्जैक्ट कारण क्या है इस पे बताना तो मुश्किल होगा। आपने इससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले कहा था इम्यूनाइजेशन के बारे में, वैक्सीन के बारे में। यस सर। तो देखिए, जो हमारी ऑलरेडी वैक्सीन हमने ली हुई हैं, जो ये वायरल इन्फेक्शंस की, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वैक्सीन होती हैं, ये ज्यादातर अगर नया वायरल स्ट्रेन नहीं है तो ज्यादातर पुराने जो एग्जिस्टिंग वायरस इन्फेक्शन है उन पे काम करती हैं कुछ ना कुछ। वही मैंने शुरू में कहा था कि एंटीबायोटिक टाइटर अच्छा खासा है, हमारे हार्ड इम्यूनिटी है। तो अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा नया नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है, छुपाया नहीं गया है, तब तो हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन हुआ है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। आज की तारीख में हमें वैक्सीन के पीछे नहीं भागना है। यस, अगर ये जब कभी आता है इन्फेक्शन और इसकी मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है, तब उस समय देखा जाएगा कि क्या ये नई वैक्सीन की जरूरत है या नहीं है। लेकिन प्रिकॉशनरी इन द प्रिवेंशन, और एक पहले से ये सोच के कि इन्फेक्शन आना जाए, वैक्सीन के लिए लोग ना भागें। अगर ये इन्फेक्शन आता है और इसकी मॉर्टेलिटी के लगता है बहुत ज्यादा है, तब उस समय डिसीजन लिया जाएगा। अभी बिल्कुल पैनिक ना हो। हमारे देश के 10.5 लाख से ज्यादा मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर और आईएमए के मेंबर्स सब लोग तैयार हैं इस चीज के लिए। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। हम लोग रखे हुए हैं, आंख रखे हुए हैं, देख रहे हैं, रेगुलरली देख रहे हैं कि किस तरह से क्या डेवलपमेंट हो रहा है। और बस प्रिकॉशन रखें, भीड़ भाड़ इलाके में अभी भी थोड़ा सा ज्यादा ना जाए, वो प्रिकॉशन हमेशा फायदेमंद रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली सर। आपने आश्वासन भी दिया कि सब तैयारी है, डॉक्टर्स की, विशेषज्ञों की नज़र इस पर है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा संकेत मिलेगा कि कहीं चिंता करने वाली बात है तो फिर उस तरह के संकेत दिए जाएंगे। अभी सब कुछ ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो डॉक्टर साहब ने बोली, मैं रिपीट करना चाहूँगा, वो ये कि एक तो आपको बीमारी को लेकर पैनिक नहीं करना है और दूसरा आपको वैक्सीन को लेकर भी पैनिक नहीं करना है। ये दोनों चीज़ें हैं। तो ये नहीं कि अभी से ही लाइंस में लगना शुरू और जो स्थिति होती है। आई एम श्योर हमारे दर्शक इतने समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डॉक्टर राय, वैक्सीन पर ही मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा सर, पर्याप्त है मौजूदा स्थिति या हमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन करने पड़ेंगे अगर कुछ नई फाइंडिंग्स आती हैं तो? देखिए, इनमें सारी बीमारियों के लिए नहीं है, सिर्फ इन्फ्लुएंजा के लिए है। ठीक। और अभी जो ये है, वह जो इन्फ्लुएंजा से एडमिशन जो है नहीं वहाँ जाते हैं, वहाँ माइकोप्लाज्मा निमोनिया के कारण से एडमिशन जाते हैं। एक तो इसलिए अभी वैक्सीन का अभी के समय में रोल नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये जो भौतिकतावादी हमारा युग आ गया है, बाजार इतना हावी हो जाता है कि वह उन कुछ चीजों को लेके उसका मिसयूज किया जाता है। और कोविड के समय हमने देख लिया, चाहे रेमडेसिविर का यूज हो, इवन वैक्सीन का, हमने अपनी देश में 12 साल से कम के बच्चों को वैक्सीन नहीं दिया। अमेरिका में 6 महीने से ऊपर, जो कोविड की वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूँ, 6 महीने से ऊपर तीसरी डोज भी दे डाली। तो क्या हमारे बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं थे? जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी WHO ने, CDC ने रिकमेंड किया। सेम है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। देखिए, बाकी वैक्सीन जैसी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं है, इसकी इफिकेसी जो है बहुत ही कम है। 17% से लेके करीब 70% के बीच में है। तो ये नहीं कि बहुत इफेक्टिव है। और उसका रीजन है वो जो चेंज होता रहता है। अभी जो हम लोग ने भी बात की, डॉक्टर जागृति ने भी उसके बारे में बताया, तो ये होता रहता है। जैसे पोलियो का वैक्सीन है हमारे पास, दोनों ही, चाहे ओरल देते हैं, बहुत ही हाईली इफेक्टिव है। ऑलमोस्ट जीरो कन्वर्जन 95% से ज्यादा होता है, प्रोटेक्शन लेवल इतना मिलता है। मीजल्स का वैक्सीन है, मोर देन 95%, एक ही डोज देने पे इतना अच्छा मिल जाता है। इसका वैक्सीन वैसा नहीं है। हाँ, लेकिन उसका मिसयूज किया जाता है और जब बाजार हावी होता है तो वैक्सीन होने लगता है। पहले भी हम लोगों ने कहा था कोविड के समय कि बच्चों को जरूरत नहीं है, और वो प्रूव भी हो गया धीरे धीरे। तो इसलिए हमें वैक्सीन के पीछे नहीं भागना है। मैं बिल्कुल सहमत हूं डॉक्टर अग्रवाल से कि वैक्सीन के पीछे नहीं भागना है, हमें इंतजार करना है कि क्या है। वैक्सीन के CDC ने, WHO ने रिकमेंड किया हुआ है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। बाकी वैक्सीन जैसी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं है। इवन इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी किया हुआ है रिकमेंडेशन, बट उसकी इफिकेसी आप देखें तो इफिकेसी बहुत ही लो है। बताया ना, 40% तो हम प्लेसबो इफेक्ट करते हैं, मतलब पानी भी दे दो तो भी 40% इफेक्ट हो जाता है, जिसकी इफिकेसी 17% से 70% हो। इसीलिए जो मेटा एनालिसिस होते हैं या रिव्यू आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, अगर कॉकरेन रिव्यू देखें तो उन्होंने कहा कि नॉट बेटर देन प्लेसबो। लेकिन ठीक है, CDC WHO ने रिकमेंड किया हुआ है
कोई जरूरी नहीं कि उनके रिकमेंडेशन, हमने ये भी देखा हुआ है कोविड के समय कि बहुत से रिकमेंडेशन जो है उनका जो है साइंटिफिक बेसिस पे नहीं था, बाजार के दबाव में था। तो इसलिए जो है मैं अभी वैक्सीन के बारे में नहीं कह सकता कि वैक्सीन आज की डेट में जरूरत है, कल हो सकता है उसकी जरूरत हो, वो तो नीड असेसमेंट के बाद किया जा सकता है। जी एब्सोल्युटली, आपने सही कहा। चाहे वो प्लेसिबो इफेक्ट है, चाहे वो रियल इफेक्ट है, असली बात यह है कि आपको वैक्सीन की आवश्यकता है या नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं, हल्का सा कहीं पर पैनिक आया, उसको बढ़ा चढ़ाकर फिर कंपनीज भी हैं लग जाती हैं कि साहब वैक्सीन, और फिर मैन्युफैक्चरिंग में फिर पूरा एक कॉरपोरेट खेल शुरू होता है वैक्सीन्स का, और उसमें अंत तो गत्वा किसके हाथ क्या लगता है ये हम सब जानते हैं। इस पर ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं। मैं डॉक्टर जागृति आपके पास फिर से आना चाहूँगा मैम। एग्जैक्टली अब देखिए, अब क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि ये संचार युग है, इतनी तेज़ी से इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप टीवी पर शो करें ना करें उससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर फैमिलीज में सब कुछ जा चुका होगा, बहुत सारे घरेलू उपाय भी बता दिए गए होंगे और कैसे कैसे करना है क्या, और 2-4 कहानी भी बता दी गई होंगी कि ये फलाना चीज़ है, ये वो है, ये बताया नहीं जा रहा है, ये छुपाया जा रहा है। तो इस तरह के रूमर्स भी आ रहे होंगे। ये थोड़ा एक इंडियन हाउस होल्ड, जो इंडियन फैमिली है मैम, उनके लिए, क्योंकि बच्चों का सवाल है ना, तो लोग भावुक हो भी जाते हैं और इस तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान में फंस भी जाते हैं। तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी जो अपने बच्चे के लिए बड़े चिंतित हो जाते हैं इस तरह की खबर सुनकर? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है, जो अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा, आई वुड थिंक कि इंडिया में जितना व्हाट्सएप चलता है उतना कहीं और नहीं चलता है, और जितना विश्वास उस पर किया जाता है उतना भी कहीं नहीं किया जाता है। Absolutely. तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फेक न्यूज और रियल न्यूज, उसमें डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। जो भी वायरल होता है वो जरूरी नहीं है कि सही हो, इसलिए सही चीज की इंफॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो इट इज बेटर कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। यहाँ पे हम तीनों पैनलिस्ट आपसे यही कहना चाहते हैं कि बेसिकली ये जो भी बीमारी है जो रहस्यमय है, या शायद इन्फ्लुएंजा का प्रकार है या न्यूमोनिया का कोई टाइप का प्रकार है, फिर भी उसमें डरने की बात नहीं है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम जो है वो पैनिक ना हो। तो बेसिकली चीन से आई है बड़ी बीमारी, पर हमने कर ली है पूरी तैयारी, तो हम पड़ेंगे इस वायरस पे भारी। ये जो है सूत्र वो हमको अपने मन में रखना है। और जो प्रिकॉशंस हमने सोचे हैं, जो कोविड के टाइम से अभी सबको पता है, ऐसा भी नहीं है कि हम बोलेंगे तो ही लोग समझेंगे। तो ये जो मास्क है, हैंड वॉशिंग है, ये जो बीमारी बोल रहे हैं कि बर्ड से आ रही है, जैसे फ्लू, ये एवियन फ्लू या पोल्ट्री फार्म से, तो जैसे रॉ चिकन, रॉ फूड ना खाएं, या फिर बहुत नजदीक में अगर बर्ड से आपका संसर्ग हो रहा है तो अच्छे से हाथ धोए। ये सब टाइम इमेमोरियल से हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं, यही सब प्रिकॉशन से हम इस बीमारी से भी जरूर है कि हम लड़ पाएंगे। और ज्यादातर वायरल इन्फेक्शंस जो है वो माइल्ड रहते हैं, बहुत कम परसेंटेज में सीवियर होते हैं, और बहुत कम परसेंटेज के जो पॉपुलेशन है, जैसे कि बहुत छोटे, बहुत बुजुर्ग, डायबिटिक, प्रेग्नेंट पीपल, या जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, अब इनको जो है उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और इसीलिए जो है ये जो डिस्कशंस जो भी आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बता रहे, उससे हम यही कहना चाहते हैं कि प्लीज आप पैनिक ना हो, बट बी प्रिपेयर्ड। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। एब्सोल्युटली। तो हम तीनों गेस्ट को अगर मैं सम अप करूं उनकी बातों को, तो पहला ये रहस्यमय काफ़ी चल रहा है, तो ये रहस्यमय शब्द मुझे लगता है शो के बाद हटा देना चाहिए। ये कोई रहस्यमय नहीं है। देर इज़ नॉट एन इंडिकेशन कि ये एक नोवल पैथोजन है, ये पहले से मौजूद है, निमोनिया है, और हम सब जानते हैं निमोनिया से कैसे निपटना है। हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ जानते हैं, हमारे डॉक्टर्स जानते हैं, IMA के चीफ हमारे साथ बैठे हुए हैं, इतने बड़े रिसर्चर डॉक्टर राय हमारे साथ बैठी हुई हैं, देश की बड़ी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर जागृति बैठी हुई हैं। इतने इंपॉर्टेंट वॉइसेस से आपको इतना बड़ा आश्वासन मिल गया, तो पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ सतर्क रहना है। सरकार जैसे जैसे कह रही है वो अपने अनुभव के हिसाब से हमको सब सतर्क करेगी। थैंक यू सो मच सर, आप तीनों ने वक्त निकाला आप हमारे लिए। डॉक्टर अग्रवाल, थैंक यू सो मच सर। प्रोफेसर राय, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर संघवी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आपकी खबर, आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।